हेलो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं दिल्ली सल्तनत में हमें 5 वंश के बारे में पढ़ना है, जिनमें से हमने गुलाम वंश और खिलजी वंश के बारे में पिछली 2 वीडियो में जाना था, जिनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे तुगलक वंश की। तुगलक वंश का रूलिंग पीरियड 1320 से 1414 तक का है। 94 साल का इतिहास है तुगलक वंश का। हमने देखा कि खिलजी वंश के अलाउद्दीन खिलजी के बेटे मुबारक शाह खिलजी की हत्या करवाकर पंजाब का एक इक़्तिदार, जिसका नाम गाजी मलिक था, वो दिल्ली में नए वंश की स्थापना करता है, तुगलक वंश की। तो तुगलक वंश का संस्थापक या फाउंडर कौन हुआ? गयासुद्दीन तुगलक, जिसने 1320 से 1325 तक शासन किया। 5 साल तक इसने शासन किया था, जिसका वास्तविक नाम गाजी मलिक था। सबसे पहली बात हम यहाँ ध्यान रखेंगे कि दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर इसने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की। किसने की? गयासुद्दीन तुगलक ने ही। और सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराने वाला यह प्रथम सुल्तान भी बना। गयासुद्दीन तुगलक का एक बेटा हुआ करता था, शहजादा जूना खान, और 1323 में गयासुद्दीन तुगलक ने अपने बेटे जूना खान को तेलंगाना अभियान पर भेजा। जूना खान को तेलंगाना अभियान पर भेजने की जरूरत क्यों पड़ी? तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं खिलजी वंश में, जब अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था दक्षिण भारत अभियान, क्योंकि वह दिल्ली सल्तनत का विस्तार उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक करना चाहता था। इसलिए इसी दक्षिण भारत अभियान पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति मलिक काफूर को भेजा, और इसी मलिक काफूर ने तेलंगाना की राजधानी वारंगल पर आक्रमण करके प्रताप रुद्रदेव को सरेंडर करवाया, और उसी प्रताप रुद्रदेव से उसने प्राप्त किया संसार का सबसे प्रसिद्ध हीरा, जो कहलाता है कोहिनूर डायमंड या कोहिनूर हीरा। और इसी मलिक काफूर ने तेलंगाना को दिल्ली सल्तनत के अधीन कर लिया था। लेकिन जैसे ही तुगलक वंश प्रारंभ हुआ, तेलंगाना के काकातीय शासकों ने अपने आप को फिर से इंडिपेंडेंट घोषित किया और दिल्ली सल्तनत के अधीन मानने से मना कर दिया। इसलिए तेलंगाना मिशन पर भेजने की जरूरत पड़ी जूना खान की, और जूना खान ने ही तेलंगाना को तुगलक साम्राज्य में मिलाया और उसका नाम बदलकर रख दिया सुल्तानपुर। अब तेलंगाना को सुल्तानपुर कहा जाने लगा। गयासुद्दीन तुगलक के समकालीन दिल्ली में एक प्रसिद्ध सूफी संत रहा करते थे, जिनका नाम था हजरत निजामुद्दीन औलिया, और पूरी की पूरी दिल्ली की जनता डाई हार्ड फॉलोअर हुआ करती थी इन्हीं हजरत निजामुद्दीन औलिया की। गयासुद्दीन तुगलक ने ही इन्हें एक टाइटल दिया, इन्हें एक उपाधि दी, और इन्हीं को कहा जाता था महबूब ए इलाही, जिसका अर्थ होता है अल्लाह का महबूब। सबसे पहले ही क्वेश्चन पूछते हैं कि हजरत निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही की उपाधि देने वाला कौन था? तो ही वॉज गयासुद्दीन तुगलक, और गयासुद्दीन तुगलक ने ही इन्हें कहा था महबूब ए इलाही। हम सब जानते हैं कि अल्लाह को अपना महबूब समझकर उससे मोहब्बत करना ही क्या कहलाता है? सूफीज़म कहलाता है। और अल्लाह की इबादत करने का सबसे सही तरीका है सूफीज़म या सूफी म्यूजिक। हजरत निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत थे, और पूरी की पूरी जनता डाई हार्ड फॉलोअर हुआ करती थी हजरत निजामुद्दीन औलिया की। जो एक बार हजरत निजामुद्दीन औलिया कह दिया करते थे, वही आंख बंद करके दिल्ली की जनता बात मान लिया करती थी। लेकिन प्रॉब्लम एक ही थी कि हजरत निजामुद्दीन औलिया को गयासुद्दीन तुगलक पसंद नहीं था, और गयासुद्दीन तुगलक को हजरत निजामुद्दीन औलिया, क्योंकि दोनों के बीच एक डिस्प्यूट हो चुका था, एक विवाद हो चुका था। और यह विवाद क्या था? जब खिलजी डायनेस्टी दिल्ली में चल रही थी, तो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने खिलजी डायनेस्टी से एक लोन लिया था, एक ऋण लिया था, और उस लोन में इन्हें लिए थे 5 लाख टंके या टके। और हम सब जानते हैं कि चांदी के सिक्कों को ही दिल्ली सल्तनत में टंके या टका कहा जाता था, जो कभी इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में चलवाए थे। जब खिलजी डायनेस्टी समाप्त हुई, तो उन 5 लाख टंकों को, या जो 5 लाख टंकों का ऋण इन्हें दिया था, वो वापस मांग लिया था। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने, जो देने से मना कर दिया हजरत निजामुद्दीन औलिया ने। और दोनों के बीच में इसी बात को लेकर विवाद हुआ, और दोनों एक दूसरे को नापसंद करने लगे। लेकिन दोनों एक दूसरे का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, क्योंकि एक दिल्ली का सुल्तान था, तो एक दिल्ली का प्रसिद्ध व्यक्ति था, लेकिन कोई मौका नहीं छोड़ा करते थे एक दूसरे को नीचा दिखाने का। एक बार गयासुद्दीन तुगलक के ही शासनकाल में 1325 ईस्वी में एक रिवोल्ट हुआ, जो कहलाता है बुगारा खान का विद्रोह, जो बंगाल के एक इक़्तिदार ने किया था। यह बंगाल में हुआ था, और बंगाल का ही इक़्तिदार बुगारा खान हुआ करता था, जिसने खुद को बंगाल का इंडिपेंडेंट रूलर घोषित किया और खुद को दिल्ली सल्तनत से अलग कर लिया। इसी विद्रोह को कंट्रोल करने के लिए गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली से कहाँ चला गया? बंगाल चला गया।
और जैसे ही वह दिल्ली से बंगाल गया, पीछे से मौका मिल गया हजरत निजामुद्दीन औलिया को, और हजरत निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली में भविष्यवाणी कर दी कि अब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल से लौटकर कभी भी दिल्ली वापस नहीं आएगा। और इन्होंने कहा कि मेरी भविष्यवाणी कभी गलत साबित नहीं हो सकती है। मेरी भविष्यवाणी ये कहती है कि गयासुद्दीन तुगलक कभी भी दिल्ली वापस लौटकर नहीं आएगा। इसलिए इनने दिल्ली की जनता से कहा कि भूल जाइए गयासुद्दीन तुगलक को और अपना सुल्तान मान लीजिए किसको? शहजादा जूना खान को। वो 5 लाख चांदी के सिक्के जो देने थे गयासुद्दीन तुगलक को, हजरत निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली की जनता में एक एक बंटवा दिए और पूरी की पूरी जनता को अपने फेवर में ले लिया और कहा कि अब कभी भी गयासुद्दीन तुगलक नहीं आएगा। सबने इनकी बात मान ली और अगला सुल्तान भी मान लिया किसको? शहजादा जूना खान को। लेकिन जब बंगाल में इस बात का पता चला गयासुद्दीन तुगलक को, तो गयासुद्दीन तुगलक ने अपना ही एक मैसेज या संदेश देकर अपने एक मैसेंजर को बंगाल से दिल्ली भेजा। किसके पास? हजरत निजामुद्दीन औलिया के पास। वो मैसेंजर आया और जाकर मिला हजरत निजामुद्दीन औलिया से और कहा कि सुल्तान का ये फरमान है कि उनके दिल्ली वापस लौटने से पहले आप दिल्ली छोड़कर भाग जाना। अगर आप दिल्ली छोड़कर नहीं गए तो सुल्तान का ये कहना है कि वो आपको मृत्युदंड दे देंगे। हजरत निजामुद्दीन औलिया भी कॉन्फिडेंस था। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि हुनूज दिल्ली दूरस्त, जाकर सुल्तान से कह देना कि अभी तो दिल्ली दूर है। अगर मुझे सजा देना चाहता है तो पहले दिल्ली में एंट्री करके दिखाए। जब गयासुद्दीन तुगलक को इस बात का पता चलता है तो वह तेजी से वापस लौटा दिल्ली की तरफ और वह दिल्ली के बाहर तुगलकाबाद तक पहुंचा। तो उसी के स्वागत में तुगलकाबाद में एक लकड़ी का महल बनवाया गया 1325 में, और वहीं पर एक समारोह करके उसका भव्य स्वागत किया गया और इससे कहा गया कि आपकी शान में, आपके ही स्वागत में ये लकड़ी का महल बनवाया गया है। आप इसके अंदर जाएं, इसके अंदर जाकर विश्राम करें और बताएं कि आपको ये लकड़ी का महल कैसा लगा। इस बात से बेहद खुश हुआ गयासुद्दीन तुगलक और जैसे ही एंट्री करता है इसका लकड़ी का महल गिरता है और लकड़ी के महल के गिर जाने के कारण ही डेथ हो जाती है 1325 में किसकी? गयासुद्दीन तुगलक की। और भविष्यवाणी सच हो जाती है किसकी? हजरत निजामुद्दीन औलिया की। लेकिन आधे इतिहासकारों का ये कहना है कि तुगलकाबाद में भव्य समारोह चल रहा था, वहां पर बहुत से हाथी भी थे। उन्हीं में से एक हाथी ने टक्कर मार दी लकड़ी के महल को और लकड़ी का महल टूट गया, जिसके कारण लकड़ी के महल गिर जाने से दबकर मृत्यु हुई गयासुद्दीन तुगलक की। लेकिन कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि इस लकड़ी के महल को जानबूझकर गिरवाया गया था, जिसमें साजिश थी हजरत निजामुद्दीन औलिया की और जूना खान की। चूंकि यह तुगलकाबाद में मरा तो इसका मकबरा भी कहां पर बनवाया गया है? तुगलकाबाद में ही। क्वेश्चन पूछते हैं कि भारत के इतिहास में ऐसा कौन सा शासक है जो अपने ही लकड़ी के महल के गिर जाने के कारण मरा था? तो आंसर है ही वॉज गयासुद्दीन तुगलक। इसके मरने के बाद इसी का बेटा शहजादा जूना खान दिल्ली का अगला सुल्तान बना बाय द नेम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का रूलिंग पीरियड 1325 से 1351 तक का था। 26 साल तक इसने शासन किया। इसका वास्तविक नाम था जूना खान। मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहास का पागल सुल्तान कहा जाता है और इसे पागल सुल्तान इसलिए कहा जाता है क्योंकि दिल्ली सल्तनत का सबसे ज़्यादा विद्वान, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा शासक भी कौन हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन परेशानी एक ही थी, यह बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा था। इसकी जनता में कोई और इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए इसके मंत्री परिषद में जो मंत्री थे वो भी बहुत कम पढ़े लिखे थे। इसलिए इसकी बात जनता को समझ में नहीं आया करती थी और जनता को इसकी बात समझ में नहीं आया करती थी। इसे एक्सपेरिमेंट करने का बहुत शौक था। इसने अपने शासनकाल में कई सारे एक्सपेरिमेंट किए जो सारे के सारे विफल साबित हुए और इसके मरने से इतिहासकार बदायूंनी ने ऐसा कहा कि इसके मरने से राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई, क्योंकि दोनों एक दूसरे से परेशान रहा करते थे। यह अरबी और फारसी भाषा का महान विद्वान था। इसने कई सारे सब्जेक्ट में महारत हासिल की थी और इसी के शासनकाल में 1333 में मोरक्को का एक फेमस अफ्रीकी यात्री इसके दरबार में आया, हु वॉज इब्न बतूता। इब्न बतूता से मिलकर यह बेहद खुश हुआ और इसने इसे काजी नियुक्त किया। हम सब जानते हैं कि इस्लाम धर्म में धार्मिक न्यायाधीश को ही काजी कहते हैं और यह 8 वर्ष तक मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में काजी बनकर रहा। इसी इब्न बतूता ने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, रहला, और इसी रहला नामक पुस्तक से हमें 3 इंपॉर्टेंट बातें पता लगी। पहली, इब्न बतूता ने रहला में सबसे पहले विश्व का सबसे समृद्ध शहर बताया दिल्ली को। दूसरी बात, इब्न बतूता ने रहला में ही ऐसा लिखा कि पूरे के पूरे हिंदुस्तान पर मोहम्मद बिन तुगलक का अधिकार था। बस ऐसी 3 जगह थी जिस पर यह अधिकार नहीं कर पाया, कश्मीर, बलूचिस्तान और राजपुताना।
इस पुस्तक में भारत और मोरक्को के बीच व्यापार का भी वर्णन है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट बातें हमें पता लगी रहला नामक पुस्तक से। इसके बाद अगली बात ध्यान रखेंगे, भारत में सबसे पहले सती प्रथा को प्रतिबंधित करने का प्रयास करने वाला सबसे पहला सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। सती प्रथा क्या थी, हम सब जानते हैं। भारत में सदियों से एक प्रथा चलती थी, सती प्रथा। जब भी किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसके पति के अंतिम संस्कार के समय उसी की पत्नी को जिंदा जला दिया जाता था। ये प्रथा केवल हिंदुओं में प्रचलित थी और सदियों से चली आ रही थी हिंदुस्तान में। इतिहासकारों द्वारा ऐसा माना जाता है कि सती प्रथा का प्रारंभ गुप्त काल से प्रारंभ हुआ। ये समय था 319 ईस्वी से 540 ईस्वी तक का। गुप्त काल में एक रूलर हुआ करता था रामगुप्त, और रामगुप्त का सेनापति था गोपराज। यही रामगुप्त का सेनापति एक बार युद्ध में मारा गया, और जब गोपराज की मृत्यु हुई और जब गोपराज का अंतिम संस्कार किया जा रहा था तो इसी गोपराज की पत्नी ने दुखी होकर अपने ही पति गोपराज की चिता में छलांग लगा दी, और वही गोपराज की पत्नी कहलाई भारत की पहली सती। तो गोपराज की जो पत्नी थी वही भारत की पहली सती थी। सती प्रथा का जो सबसे पहला उल्लेख मिला है वो हमें मिला है एक अभिलेख जिसका नाम है ऐरण अभिलेख। दोस्तों क्वेश्चन भी बनता है कि इस अभिलेख को लिखवाने वाला रूलर कौन था। तो गुप्ता डायनेस्टी का एक और रूलर था जिसका नाम था भानुगुप्त, उसने लिखवाया था इस अभिलेख को जिसका नाम था ऐरण अभिलेख। दोस्तों उसी गोपराज की पत्नी की देखा देखी और स्त्रियों ने भी आत्मदाह किया। अपने पतियों की चिताओं पर पहले महिलाएं अपनी मर्जी से ऐसा कर रही थीं, उसके बाद लोगों ने उनकी मदद करनी शुरू कर दी और बाद में यह एक प्रथा बना दी गई। लंबे समय तक हिंदुस्तान में हिंदुओं में यह प्रथा चलती रही, लेकिन जब मुसलमान रूलर का हिंदुस्तान में आगमन हुआ तो यह प्रथा और तेज हो गई और अब सती प्रथा के साथ साथ यहाँ पर जौहर प्रथा भी शुरू हो गई। अब यहाँ पर महल की सारी महिलाएं मिलकर आग में कूदकर जान दे दिया करती थीं, जिसे जौहर कहा जाता था, जो कभी खिलजी डायनेस्टी में हमने पढ़ा था चित्तौड़ मिशन पर रानी पद्मावती ने किया था। लेकिन ध्यान रखेंगे इस सिस्टम को रोकने की सबसे पहली कोशिश करने वाला सुल्तान कौन हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन ये सती सिस्टम को बैन नहीं कर पाया था। सती प्रथा को सबसे पहले बैन करने वाला सबसे पहला रूलर हुआ फिरोज शाह तुगलक। लेकिन इसके मरने के बाद सती प्रथा फिर से शुरू हो गई। दूसरी बार सती प्रथा को बैन किया मुगल एम्परर अकबर ने, लेकिन अकबर के शासनकाल तक ये सती प्रथा बैन रही, लेकिन इसके मरने के बाद यह प्रथा फिर से शुरू हो गई। तीसरी बार सती प्रथा को बैन किया मुगल एम्परर औरंगजेब ने, लेकिन इसके शासनकाल तक रही, इसके मरने के बाद यह प्रथा फिर से शुरू हो गई। और चौथी बार सती प्रथा का पूर्ण तरीके से अंत किया 1829 में भारत के पहले गवर्नर जनरल ने, जिनका नाम था लॉर्ड विलियम बेटिंग ने, जिनमें उनकी मदद की हमारे ही एक समाज सुधारक जिन्हें हम जानते हैं राजा राम मोहन राय के नाम से। दोस्तों इस प्रकार सती प्रथा से जितनी भी जानकारी थी वो हमने सब कवर कर लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं फिर से मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में देखते हैं। दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा विद्रोह भी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही हुए। दक्षिण भारत में हुए 27 विद्रोह और उत्तर भारत में हुए 7 विद्रोह। 26 साल के शासनकाल में टोटल 34 विद्रोह का सामना किया मोहम्मद बिन तुगलक ने। मंगोलों का 5वां आक्रमण भी इसी के शासनकाल में हुआ। इसके शासनकाल में बार बार मंगोल सैनिक उत्तर भारत में सिंध के रास्ते से अटैक करने लगे। दिल्ली सल्तनत पर एक तरफ से बार बार अटैक कर रहे थे मंगोल और दूसरी तरफ से विद्रोह हो रहे थे दक्षिण भारत में। मोहम्मद बिन तुगलक इन विद्रोहों को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली से साउथ इंडिया जाया करता था और जैसे ही दिल्ली से वापस आता था उतने में एक विद्रोह और होने की खबर आ जाया करती थी। उसके बाद फिर दक्षिण भारत जाता था विद्रोह को कंट्रोल करने, और जब वापस आता था तो एक और विद्रोह होने की उसे सूचना मिल जाती थी। तो बार बार उत्तर भारत से दक्षिण भारत आने जाने से परेशान हुआ मोहम्मद बिन तुगलक, और अपनी परेशानी को दूर करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना पहला एक्सपेरिमेंट किया। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा 5 एक्सपेरिमेंट किए गए। पहला था राजधानी परिवर्तन, दूसरा खुरासान अभियान की विफलता, तीसरा दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि, चौथा था सांकेतिक मुद्राओं का प्रचलन और इसका अंतिम अभियान था कराचिल अभियान की विफलता। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना पहला एक्सपेरिमेंट किया। इसने अपनी राजधानी को दिल्ली से महाराष्ट्र के देवगिरी स्थानांतरित किया और महाराष्ट्र के देवगिरी नामक स्थान को अब कहा जाने लगा दौलताबाद।
लगातार मंगोलों के आक्रमण हो रहे थे और दक्षिण भारत में लगातार विद्रोह हो रहे थे। इसलिए इसने दिल्ली से 1200 किलोमीटर दूर देवगिरी में अपनी राजधानी बनाने की घोषणा करवा दी और लोगों से कहा कि सारे के सारे लोग पलायन करेंगे कहाँ पर, दौलताबाद। लेकिन उस समय भीषण गर्मी पड़ रही थी और इस भीषण गर्मी की वजह से भारी मात्रा में लोग गर्मी से ही मारे गए। और जैसे ही राजधानी लेकर पहुंचा महाराष्ट्र के दौलताबाद में, तो अब विद्रोह होने लगे कहाँ पर, नॉर्थ इंडिया में। इसे समझ में आ गया कि राजधानी को शिफ्ट करने का यह डिसीजन गलत था। इसलिए इसने 2 साल तक दौलताबाद में राजधानी रखी और उसके बाद उसे दिल्ली लाना पड़ा। यह इसका पहला एक्सपेरिमेंट था या पहला डिसीजन था जो पूरी की पूरी तरीके से फेल हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक के ही रूलिंग पीरियड में हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, जो कि वर्तमान में कर्नाटक का हम्पी कहलाता है। इसका दूसरा एक्सपेरिमेंट या दूसरा डिसीजन जो फेल हुआ वो था खुरासान अभियान की विफलता। खुरासान एक जगह थी अफगानिस्तान में। मोहम्मद बिन तुगलक चाहता था कि वह अफगानिस्तान के खुरासान पर अधिकार कर ले, क्योंकि उस समय वहां पर अस्थिरता चल रही थी। मोहम्मद बिन तुगलक जानता था कि यदि अफगानिस्तान के खुरासान पर अधिकार कर लिया तो ईरान पर अधिकार करना आसान हो जाएगा। इसलिए इसने अपनी सेना को खुरासान मिशन पर चलने को कहा, लेकिन सेना ने जाने से मना कर दिया, क्योंकि खुरासान मिशन पर जाकर वापस लौटने में 1 साल का समय लग जाता। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने एक बड़ी सेना तैयार की और उनसे कहा कि मैं तुम्हें 1 साल की सैलरी एडवांस पे करता हूँ, क्योंकि वह चाहता था कि सारी की सारी सेना खुरासान मिशन पर चले। जैसे ही यह खुरासान की तरफ बढ़ा तो खुरासान में स्थिरता हो गई और इसका खुरासान मिशन पूरी की पूरी तरीके से फेल हो गया। अच्छा, खुरासान मिशन क्यों फेल हो गया? क्योंकि खुरासान पर उज़्बेकों ने लूट कर ली थी। अब वहां पर लूट के लिए कुछ बचा ही नहीं था, तो खुरासान जाने से फायदा ही क्या था। लेकिन 1 साल का सेना को वेतन देने से इसका काफ़ी आर्थिक नुकसान हो गया। काफ़ी आर्थिक नुकसान होने से इसने डिसाइड किया कि इस आर्थिक नुकसान की भरपाई की जाए। और आर्थिक नुकसान की भरपाई कब होगी? जब ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट किया जाएगा। और ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट तभी होगा जब ज़्यादा टैक्स वसूला जाएगा। और ज़्यादा टैक्स वहीं से वसूला जाएगा जहां पैदावार ज़्यादा होगी। और पैदावार कहाँ ज़्यादा होगी? जहां भूमि ज़्यादा उपजाऊ होगी। और दोस्तों, भूमि उपजाऊ कहाँ की होगी? दोआब क्षेत्र की। दोआब क्षेत्र किसे कहते हैं? 2 नदियों के बीच की भूमि को दोआब क्षेत्र कहा जाता है। तो इसका तीसरा एक्सपेरिमेंट था या इसका तीसरा डिसीजन था जो पूरी की पूरी तरीके से फेल हुआ। उसका नाम था दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि। अब इसने दोआब क्षेत्र पर टैक्स को बढ़ाकर डबल कर दिया, क्योंकि ये अपना आर्थिक नुकसान की भरपाई करना चाहता था। लेकिन उसी साल दोआब क्षेत्र में सूखा पड़ गया, जिस कारण पैदावार उतनी भी नहीं हुई जितनी हर साल हुआ करती थी। और रिवेन्यू बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हुआ, जिस कारण अर्थव्यवस्था बिल्कुल डाउन पड़ गई और भारी आर्थिक नुकसान हुआ मोहम्मद बिन तुगलक को। इसलिए इसने एक सिंचाई विभाग बनवाया जिसे कहा जाता है दीवाने कोही, ताकि आगे कोई भी ऐसी परिस्थिति ना देखनी पड़े जिससे कि दोआब क्षेत्र में सूखा पड़े और फसल का नुकसान हो। तो दोस्तों, दोआब में के क्षेत्र में कर वृद्धि करने का इसका जो डिसीजन था वो भी पूरी की पूरी तरीके से फेल हो गया। अब क्या हुआ? धीरे धीरे मुद्रास्फीति बढ़ने लगी और इसके राज्य में चांदी जो है वो महंगी होने लगी। तो इसका जो चौथा फेलियर एक्सपेरिमेंट था उसका नाम था सांकेतिक मुद्राओं का प्रचलन। इसके शासनकाल में चांदी महंगी हो गई, इसलिए इसने यह घोषणा करवाई कि चांदी के सिक्के, टंका या टका अब नहीं चलेंगे। इसलिए सबसे अपील की जाती है कि जिसके पास चांदी के टंके हैं वो सारे सिक्के टकसालों में जमा करा दें, क्योंकि अब चांदी के सिक्के नहीं चलेंगे। क्योंकि चांदी के सिक्के के बराबर ही वैल्यू मानी जाएगी जीतल की। जीतल किसे कहते हैं? तांबे के सिक्के को। तांबे के सिक्के चलवाने के बाद दिल्ली की जनता ने अपने घरों के बर्तनों को तोड़कर ये सिक्के बनाना शुरू कर दिए, क्योंकि उनके घरों के बर्तन भी किसके बना हुआ करते थे? तांबे के बना हुआ करते थे। गया था अर्थव्यवस्था को सुधारने, लेकिन वह अर्थव्यवस्था और डाउन पड़ गई, जिस कारण इसका यह एक्सपेरिमेंट भी था पूरी तरीके से फेल हो गया। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखेंगे, इसने ही निर्माण करवाया था हजरत निजामुद्दीन औलिया के मकबरा का, जो कि कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। दोस्तों, चलते हैं इसके अगले एक्सपेरिमेंट पर। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना 5वां फेलियर एक्सपेरिमेंट किया, जिसका नाम था कराचिल अभियान की विफलता।
उत्तराखंड का पर्वतीय भाग ही कहलाता था कराचिल। मोहम्मद बिन तुगलक चाहता था कि अपनी सेना को भेजकर उस पर अधिकार कर लिया जाए, क्योंकि सेना को एडवांस वेतन दे चुका था और वह चाहता था कि सेना से कुछ काम ही ले लिया जाए। इसने अपनी सेना को कराचिल अभियान पर भेजा और कहा कि जाइए, यदि कराचिल पर अधिकार हुआ तो वहां से चीन ज़्यादा दूर नहीं है, उसके बाद हम चढ़ाई करेंगे चीन पर। लेकिन जब कराचिल में कड़ाके की सर्दी से बर्फबारी हुई तो लगभग आधी सेना ठंड से ही मर गई और कराचिल मिशन भी फेल हो गया। ये थे इसके शासनकाल के 5 एक्सपेरिमेंट या 5 डिसीजन जो पूरी की पूरी तरीके से फेल हुए। इसलिए तो इतिहासकार एलिफेंस्टीन ने इसके बारे में जब पढ़ा तो कहा कि यह दिल्ली सल्तनत का पागल सुल्तान था। 1351 में सिंध में थट्टा नामक स्थान पर एक विद्रोह हुआ और उसी विद्रोह को रोकने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक वहां पहुंचा और वहीं पर इसकी तबीयत बिगड़ी और वहीं पर 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। लेकिन मरने से पहले इसने अपने चचेरे भाई को अगला उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। थट्टा नामक स्थान पर ही उसका राज्याभिषेक करवाया गया और दिल्ली का अगला सुल्तान बना इसी का चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का रूलिंग पीरियड 1351 से 1388 तक का था। दिल्ली सल्तनत का सबसे ज़्यादा काइंड, सबसे ज़्यादा परोपकारी शासक माना जाता है फिरोज शाह तुगलक, क्योंकि ये हमेशा जनता की भलाई के लिए काम किया करता था। हमेशा जनता के लिए अलग अलग पॉलिसी चलवाया करता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे मुगल काल में जनता की भलाई के लिए काम किया करता था कौन? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। हम सब जानते हैं भारत में सती प्रथा पर भी बैन लगवाया पहली बार किसने? फिरोज शाह तुगलक ने ही। ठीक वैसे ही जैसे मुगल काल में बैन लगाया था अकबर ने। इसलिए जब इतिहासकार एलिफेंस्टीन ने इसके बारे में पढ़ा तो इसे कई सारी सिमिलरिटी लगी अकबर और फिरोज शाह तुगलक में। इसलिए फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है सल्तनत काल का अकबर। जहां ये राजनीतिक तौर पर अकबर की तरह था, वहीं धार्मिक कट्टरता में इसे औरंगजेब का भी बड़ा भाई माना गया है और कहा गया है कि फिरोज शाह तुगलक ने भी औरंगजेब की तरह हिंदू धर्म को नष्ट करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। इसने अपने शासनकाल में 6 शहर बसाए। इसने पहला शहर बसाया फिरोजा। हरियाणा में एक जिला है हिसार, उसी को बनाया गया था फिरोजा के नाम से। इसने दूसरा शहर बसाया हरियाणा का एक और जिला फतेहाबाद। यहाँ पर उसके बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम था फतेह खान। उसने अपने बेटे के नाम पर ही फतेहाबाद का निर्माण कराया। इसने तीसरा शहर बसाया पंजाब का फिरोजपुर, जो सतलज नदी के किनारे है। चौथा था दिल्ली का फिरोज शाह कोटला, जो फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाया गया था। इसने 5वां शहर बसाया उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में ही आगरा से अगला जिला है फिरोजाबाद, जो काफ़ी फेमस है चूड़ियों और कांच के सामान के लिए। इसलिए फिरोजाबाद को कहा जाता है भारत की कांच नगरी। इसने छठा शहर बनाया जौनपुर। फिरोज शाह ने अपने बड़े भाई के नाम पर बसाया था, क्योंकि इसके बड़े भाई मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम था जूना खान। और ध्यान रखेंगे जौनपुर प्रसिद्ध हुआ करता था मुस्लिम एजुकेशन के लिए, और विश्व में वेस्ट मुस्लिम एजुकेशन मिला करती थी ईरान में। और ईरान में एक जगह जिसका नाम था सिराज, इसलिए सिराज की तुलना की गई है जौनपुर से, और जौनपुर को ही कहा जाता है सिराज ए हिंद। और क्योंकि सिराज ईरान में है और ईरान पश्चिम में है और जौनपुर पूरब में है, इसलिए जौनपुर को ही कहा जाता है पूर्व का सिराज। इसके अलावा ध्यान रखेंगे इसी ने अपने शासनकाल में सिंचाई के लिए सर्वाधिक नहरें भी बनवाईं। दिल्ली सल्तनत में सिंचाई के लिए सबसे पहले नहरें बनवाने वाला कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन सबसे ज़्यादा नहरें किसने बनवाई? तो वो बनवाई फिरोज शाह तुगलक ने ही। इसी ने अपने शासनकाल में सिरसा में एक नहर का निर्माण करवाया और वहीं पर इसने 1200 बाग भी लगवाए। फिरोज शाह तुगलक ने ही जगन्नाथ मंदिर को नष्ट करवाया, जो उड़ीसा के पुरी में है, जो हिंदू धर्म के मान्यताओं के अनुसार चारों धामों में से एक है। इसने ही ज्वालामुखी मंदिर में लूट की। इसने पुराने संस्कृत के दस्तावेजों को लूटा और उनको नष्ट करवा दिया। यह ज्वालामुखी मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। और इसी ने बाद में ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। तो भारत पर सबसे पहले जजिया कर वसूला मोहम्मद बिन कासिम ने।
और दोस्तों साथ ही साथ ध्यान रखेंगे इसने कुतुब मीनार की ऊपरी मंजिल का भी पुनर्निर्माण भी कराया। और अशोक के 7 स्तंभों में से 2 स्तंभ को यह दिल्ली लेकर आया। एक स्तंभ था टोपरा स्तंभ, दूसरा था मेरठ स्तंभ। यह इन दोनों स्तंभों को लेकर दिल्ली आया। और दोस्तों ध्यान रखेंगे फिरोज शाह तुगलक ने ही सबसे पहले सती प्रथा को प्रतिबंधित किया और ऐसा करने से विधवाओं की संख्या बढ़ने लगी और उन्हें हीन दृष्टि से देखा जाने लगा और उन्हें समाज से बहिष्कृत करके उन्हें अलग रखा जाने लगा। इसलिए फिरोज शाह तुगलक ने विधवाओं के लिए विशेष आश्रमों का निर्माण करवाया और विकलांगों के लिए भी विशेष आवास बनवाए। क्योंकि यह उदार व्यक्ति था इसलिए इसने अपनी जनता में आर्थिक मदद के लिए एक विभाग बनवाया, दीवान-ए-खैरात। दीवान-ए-खैरात वो विभाग था जिसमें लोगों की आर्थिक मदद होती थी। इसने ही दिल्ली में एक चिकित्सालय भी बनवाया जिसे कहा जाता है दार-उल-शिफा, जहां पर लोगों का मुफ्त इलाज होता था। और 1388 में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो गई। जैसे ही फिरोज शाह तुगलक मरा, तुगलक वंश का बहुत तेजी के साथ पतन हुआ, क्योंकि इतिहासकार ऐसा कहते हैं तुगलक वंश का यह सबसे अंतिम योग्य और महान शासक था। इसके बाद तुगलक डायनेस्टी में जितने भी सुल्तान आए सारे के सारे अयोग्य थे। फिरोज शाह तुगलक मरा 1388 में। उसके बाद 6 साल तक 1394 तक तुगलक वंश के सिंहासन पर 5 सुल्तान आकर बैठे। यह पांचों के पांचों अयोग्य थे और बिल्कुल भी कैपेबल नहीं थे। इनके नाम ध्यान रखने की हमें कोई भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन ध्यान रखेंगे लास्ट सुल्तान का नाम, जिसका नाम था नसरुद्दीन महमूद, जिसने 1394 से 1414 तक शासन किया। हालांकि यह भी अयोग्य शासक था, लेकिन इसके शासनकाल में एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई। इसके शासनकाल में ही 1398 में हुआ तैमूर का आक्रमण। दोस्तों कौन था तैमूर? यदि एशिया के सबसे क्रूरल शासकों की एक लिस्ट निकाली जाए तो सबसे पहला रैंक मिलेगा चंगेज खान को और दूसरा रैंक मिलेगा तैमूर को। यह बहुत क्रूरल शासक था। यह एक पांव से लंगड़ा था, इसलिए इसे तैमूर लंग के नाम से भी जानते हैं। यह रूलर हुआ करता था तुर्की के एक स्थान का जो कहलाता है समरकंद। इसका हिंदुस्तान में आने का उद्देश्य केवल दिल्ली सल्तनत से लूटपाट करना था। इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि जब यह लूटपाट के उद्देश्य से आया तो इसने हिंदुस्तान के 1 लाख लोगों को मरवाया था। इसलिए जब करीना कपूर और सैफ अली खान ने अपने बेटे का नाम तैमूर रखा तो इस पर सोशल मीडिया में कुछ विवाद हुआ, लेकिन दोस्तों हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। जब तैमूर का आक्रमण हुआ समरकंद पर, तब इसकी मदद की नसरुद्दीन के एक मंत्री ने, जिसका नाम था खिज्र खां, और इसी खिज्र खां की मदद से पूरे उत्तर भारत पर अधिकार कर लिया था तैमूर ने। इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि केवल दिल्ली और दिल्ली के आसपास का ही एरिया बचा पाया था नसरुद्दीन महमूद, इसलिए जनता इसको चिढ़ाया करती थी, साहिल आलम शासन दिल्ली से पालम, और ऐसा डायलॉग कहकर जनता इसे चिढ़ाया करती थी, क्योंकि यह दिल्ली से पालम तक का ही एरिया बचा पाया था। तैमूर खां को ना तो भारत में रुकना था और ना ही यहाँ शासन करना था। उसका उद्देश्य तो केवल लूटपाट करना था। इसलिए तैमूर ने अपने जीते हुए सारे एरिया का उत्तराधिकारी घोषित किया अपने ही बेटे शाहरुख खां को। लेकिन हिंदुस्तान में ना तैमूर रुका और ना ही उसका बेटा शाहरुख खान रुका। दोनों के दोनों केवल लूटपाट करके ही हिंदुस्तान से वापस लौट गए और अपने जीते हुए एरिया का केयर टेकर बनाकर चले गए खिज्र खां को। और जैसे ही कमज़ोर हुआ नसरुद्दीन तो खिज्र खां ने उसे 1414 में शासन से हटाया और नए वंश की स्थापना की, जिसे शिया डायनेस्टी या सैयद वंश के नाम से जाना जाता है, जिसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद दोस्तों।